नमस्ते, सदावत सलीम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते अपने डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस ने एरो इंजन परफॉर्मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण हाई टेम्परेचर वाली ब्रेजिंग प्रोसेस को विकसित किया है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भी कही जा सकती है और भारत ने ऐसा पहली बार करके दिखाया। और ये जो इनोवेशन है वो भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। दरअसल दोस्तों, ये जो ब्रेजिंग प्रोसेस है इसका सफल विकास भारत के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, जिसके लिए भारत पहले विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर था। आपको मैं बता दूं कि जो एरो इंजन होते हैं उनको एक्सट्रीम यानी कि एक चरम वातावरण में वो काम करते हैं, जिसमें कि टरबाइन रोटर और ब्लेड महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें कि अपनी जो ऑप्टिमल फंक्शनैलिटी है यानी कि तीव्र गर्मी का भी वो सामना करने में सक्षम होने चाहिए। ऐसे में गोदरेज एरोस्पेस की ये जो ब्रेजिंग प्रोसेस है वो एरो इंजन के कास्ट टरबाइन रोटर ब्लेड की टिप और रूट ओपनिंग को सील करके इस जरूरत को पूरा करती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि गोदरेज एरोस्पेस ने जो ये काम किया है वो वाकई में एक अद्भुत मील का पत्थर इसलिए भी है क्योंकि इसका मतलब साफ है कि भारत अब उन कुछ देशों में से एक बनने जा रहा है जो कि स्क्रैच यानी कि शुरू से 100% जेट इंजन बनाने में सक्षम होंगे। यानी कि मतलब साफ है कि भविष्य में AMCA फाइटर जेट का इंजन भी भारत शुरू से ही तैयार कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से गोला बारूद यानी कि एमुनेशन के सभी जो इंपोर्ट्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। यानी कि अब घरेलू कंपनियां भारतीय सेना की इस मांग को पूरा करेंगी और यही नहीं, वैश्विक बाजार में भी वे अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएंगी। सेना की तरफ से कहा गया है कि सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार के जो एमुनेशन है उनमें से लगभग 150 के लिए स्वदेशी स्रोत उन्होंने ढूंढ लिया है और 2025 से 2026 तक आयात को पूरी तरीके से बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। आयात पर धीरे धीरे लगाम लगाने से विदेशी आपूर्तिकर्ता से केवल 5 से 10% की जो आवश्यकता है वही पूरी हो पाएंगी। Under the guidance of Government of India, Indian Army launched an initiative for indigenizing their ammunition. We started with the vision that in next couple of years we'll have zero import of ammunition. It was a tall vision because in 60-70 years before that we were always dependent on imports for meeting our critical ammunition requirements. And it is the active cooperation of all the stakeholders, Government of India, Ministry of Defence, ordnance factories, industry partners, that today I am so happy to convey that we are very close to realizing our vision of zero import. Next financial year 25-26 onwards, we will not have any import of ammunition other than quantities where the economical order quantities are not available for small quantities. बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि आने वाले समय में अस्त्र मार्क 1 को राफेल और F-16 फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। So if my let's say Astra missile today it is only integrated with Su-30 or LCA. If I am able to integrate it with Rafale or F-16 or any other weapon aircraft like this, the market will expand. So they will come to you only because of reasons which have been well explained. So we have to take this step that the integration on the airborne platform, this canvas has to be increased, and that is we are in talks with DRDO and with industry to work on this aspect. बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ब्रह्मोस का जो ER वेरिएंट है वो 450 किलोमीटर की रेंज वाला है और यहाँ तक कि उसका 800 किलोमीटर से भी अधिक लंबा संस्करण है। और अगर इन मिसाइलों को पनडुब्बियों के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो पानी के अंदर भारत की बेजोड़ स्टैंड ऑफ क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन इस मिसाइल के पनडुब्बियों में इंटीग्रेशन को लेकर एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, वर्तमान में जो भारतीय पनडुब्बियां हैं उसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम सेल्स नहीं है। हालांकि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इन पनडुब्बियों के लिए सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोस्तों इसके लिए पनडुब्बियों में और ज्यादा मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, जिससे कि इन पनडुब्बियों की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। और प्रोजेक्ट 75I, जिसके तहत आप सब जानते हैं कि 6 नई पनडुब्बियां हासिल करना है, वो भी बिना बिल्ट इन जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल्स है उनके बिना मिलेंगी। और जो कंपनियां दावेदार भी हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए वो भी इस सिस्टम को लगा के नहीं देंगी। लेकिन दोस्तों, भारत ने आगे फ्यूचर के लिए इसका प्लान तैयार किया हुआ है, वो है प्लान बी, यानी कि जो भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 अल्फा होगा, जिसके तहत भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। उसमें दोस्तों
VLS सिस्टम को खासी प्राथमिकता दी गई है, यानी कि जो वर्तमान का प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट है उसमें ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को नहीं लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हालांकि ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन इसका भी एक उपाय ढूंढ के रखा हुआ है। ब्रह्मोस एरोस्पेस अब इन पनडुब्बियों के लिए ब्रह्मोस NG को लेकर बात कर रहा है, यानी कि ये एक हल्की और मैक 3 क्षमता वाली क्रूज मिसाइल हैं जिन्हें कि टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ये भारतीय नौसेना को एक बड़ी ताकत तो देगी, लेकिन दोस्तों इसकी जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, यानी कि 290 किलोमीटर तक। ऐसे में भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बियां हैं उनकी जो स्टैंड ऑफ ऑपरेशन की क्षमताएं हैं वो कम हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का तेजस मार्क 2 फाइटर जेट वाकई में एक घातक फाइटर जेट होने वाला है, क्योंकि अब ये फाइटर जेट अपने साथ 8 BVR मिसाइलें कैरी कर सकता है और इस तरीके की बेजोड़ मारक क्षमता से तेजस मार्क 2 को भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर एयर सिक्योरिटी मिशन के लिए एक ट्रू गेम चेंजर बना देगा। तेजस मार्क 2 की 8 BVRAM ले जाने की क्षमता इसे अपने क्लास के सभी सिंगल इंजन फाइटर जेट से बेहतर बना देगी। यहां तक कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिराज 2000 भी केवल 6 माइका मिसाइलें ले जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना का तेजस मार्क 2 फाइटर जेट है वो क्विक रिएक्शन अलर्ट क्षमता के साथ होगा। इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स है, जिसमें कि 2 डुअल पाइलॉन्स है, जो कि प्रत्येक पंख के नीचे 4 मिसाइलों को ले जा सकता है। तेजस मार्क 2 का जो आर्मामेंट लेआउट है उसे काफी सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75I के तहत नई पनडुब्बियों के साथ भारत अपनी पानी के नीचे की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना की खोज लगातार आगे बढ़ रही है और मार्च के महीने में भारतीय नौसेना ने फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स किए हैं, जिसके बाद अब टीम स्पेन जा रही है। भारतीय नौसेना की एक टीम ने जर्मनी की थिसनक्रुप मरीन सिस्टम फैसिलिटी का दौरा किया, जहां उन्हें प्रोजेक्ट 75I के लिए U212CD जो पनडुब्बी है उसे दिखाया गया और जिसका नौसेना के अधिकारियों ने फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स किया। हालांकि ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना की जो तकनीकी मापदंड है उन्हें पूरा करती है, लेकिन भारतीय नौसेना की टीम यही नहीं रुकी। प्रोजेक्ट 75I के तहत जो दूसरा दावेदार है नवंतिया, जिन्होंने हमें S80 पनडुब्बी का ऑफर किया हुआ है, उसके लिए अब टीम आगे बढ़ चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जर्मनी के द्वारा बनाई जा रही जो पनडुब्बियां हैं वो भारतीय नौसेना का जो इवैल्यूएशन टेस्ट है वो पास कर चुकी है। स्पेन की जो नवंतिया है, जिन्होंने S80 का हमें ऑफर किया है, वो क्या भारतीय नौसेना के इन मूल्यांकनों को पूरा कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। हालांकि बीच में खबर भी आई थी कि S80 प्लस सबमरीन में दोस्तों अमेरिकन कंपोनेंट्स अधिक मात्रा में है, जो कि तकनीकी हस्तांतरण में बड़ी बाधा भी बन सकते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना इस बात को भी क्लियर करेगी कि भाई आप ये बताओ कि आप हमें कितना प्रतिशत आप हमको इसका TOT दोगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित निगरानी और अन्य परियोजनाओं के लिए IIT भुवनेश्वर के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। इसके लिए बकायदा DRDO और IIT भुवनेश्वर के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई है। बैठक के दौरान DRDO ने ECS क्लस्टर की 9 स्वीकृत परियोजनाएं IIT भुवनेश्वर को सौंपी हैं, जबकि अन्य 7 परियोजनाएं 18 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि IIT भुवनेश्वर इन स्वीकृत परियोजनाओं पर काम करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, आर्टिफिशियल ड्रिवन सर्विलांस, पावर सिस्टम्स, रडार सिस्टम आदि पर वो काम करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरबस अब भारत में यूरोफाइटर टाइफून, A330 रिफ्यूलर्स और A400 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के सामने प्रदर्शित करेगी, यानी कि इनका डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय वायुसेना के सामने किया जाएगा तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज के दौरान। और आपको बता दें कि एयरबस भारतीय वायुसेना के MRFA, रिफ्यूलर्स और मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील हासिल करना चाहता है। इस डेमोन्स्ट्रेशन को तमिलनाडु में ही किया जाएगा एक्सरसाइज के ही दौरान। यहाँ पर एयरबस भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को पूरी तरीके से मनाने की कोशिश करेगी ताकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने हाथ में ले सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि HAL का जो नेक्स्ट जनरेशन HLFT-42 सुपरसोनिक ट्रेनर जो विमान है वो एरो इंडिया 2023 में काफी आकर्षक बना रहा। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम में अभी और देरी हो सकती है, क्योंकि HAL और इंडियन एयरफोर्स के बीच अभी नेगोशिएशन चल रहा है इस एयरक्राफ्ट के फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और इंजन को लेकर। अब कहा जा रहा है कि HAL इसका एक इनिशियल प्रोटोटाइप तैयार करेगी अपने खुद के इंटरनल फंड्स के जरिए। लेकिन यहाँ पे HAL इस प्रोग्राम को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहा है। मतलब साफ है कि इसका रोल आउट 2030 से पहले नहीं होने वाला। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने साथ चाइना के द्वारा बनाए गए जो ड्रोन है जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना करती है उन्हें ढेर किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 12 सुपर मुशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का एक बड़ा ऑर्डर दिया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, केडेट डिफेंस सिस्टम ने इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन का अनावरण किया। कहा जा रहा है कि 2024 में 50 से अधिक लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशंस को इंडियन आर्म फोर्सेस को वितरित किया जाएगा। साथ ही डीआरडीओ के साथ इसे डीसीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है और अगले 2 से 3 सालों में करीबन वो 5000 लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशंस का निर्माण करेंगे। बता दें कि इसका वजन 15 से 120 किलोग्राम तक होगा और ये अपने साथ 2 से 40 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। इस ड्रोन का बड़ा संस्करण लगभग 12 घंटे तक लॉइटर कर सकता है, जिसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर होगी। ये प्रणालियां रेगिस्तान के मैदानों और उच्च ऊंचाई वाले वातावरणों के लिए अनुकूल होंगी और इनका जो लॉन्च एल्टीट्यूड होगा वो 5000 मीटर से अधिक होगा। इन्हें कंधे से लॉन्च किया जा सकता है या फिर वाहन से लॉन्च किया जा सकता है, जबकि भविष्य में एयर लॉन्च संस्करण भी विकसित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड और जिंदल स्टील एंड पावर ने जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने के लिए स्वदेशी समुद्री ग्रेड स्टील की आपूर्ति के लिए एक एमओयू पर साइन किया है और इस एमओयू में जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सार्वजनिक निजी भागीदारी के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी इन्होंने जोर दिया और इस साझेदारी के माध्यम से दोनों ही संस्थाएं स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और राष्ट्र के हित में इन वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना अब यूनिवर्सिटीज और जो स्कूल्स है उसमें अपने मिलिट्री ट्रेनिंग का विस्तार कर रहा है, जिसके लिए चाइना ने अपने राष्ट्रीय रक्षा शिक्षा कानून में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैंपों में छात्रों को फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना, लोड करना और इवन जो आर्मर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलाना भी सिखाया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि यह मामला सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। चीन के राष्ट्रपति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों की ओर भी बड़ा काम करने जा रहे हैं ताकि चाइना की सेना को और ज्यादा आधुनिक किया जा सके। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।